दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑर्गेनोलॉजी। क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों आप? ऑर्गेनोलॉजी। ओके, कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर आप लगाएंगे ऑर्गेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? आंसर होगा आपका तंत्रिका कोशिका। कौन सी है दोस्तों? तो आप आंसर क्या लगाएंगे? तंत्रिका कोशिका शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों आप? तंत्रिका कोशिका है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि दांत मुख्य रूप से किस प्रकार के बने होते हैं? तो आंसर आप लगाइए दोस्तों, डेंटाइन के बने होते हैं। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो आंसर लगा दीजिए आप, डेंटाइन के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? आप जानते हैं पैरामीशियम। चलिए, केचुए की आंखें होती हैं। तो यहाँ पे पूछा है केचुए की कितनी आंखें होती हैं? आंसर लगाइए, कोई भी नहीं, यानी कि एक भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन ए। अगर हम बात करें विटामिन ए के अन्य स्रोतों की, तो आम कैसा आम? पका हुआ आम। ठीक है, ये आपसे पूछ ले कि विटामिन ए का उच्चतम स्रोत क्या है, तब भी आप आंसर पका हुआ आम ही लगाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? चावल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क भार कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। 1350 से 1400 ग्राम तक होता है, लेकिन जो एथेंटिक माना जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन आपका 1350 ही माना जाएगा, एथेंटिक ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, आप जानते हैं लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु दोस्तों कौन सी है? लोहा। ओके, नेक्स्ट, कौन कौन शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लिखा है कौन शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? आंसर लगाइए पनीर। क्या लगाएंगे आंसर? पनीर। ओके, नेक्स्ट, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक लैंग्वेज है। बॉटनी कैसी लैंग्वेज है? ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तब क्या लगाएंगे आप? थायराइड। क्या लगाएंगे दोस्तों आप? थायराइड। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। ठीक है, बात समझे आप? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। नेक्स्ट, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? आप जानते हैं दोस्तों, रिलैक्सिन। एक हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन, एक हार्मोन है दोस्तों आपका एस्ट्रोजन, ये भी महिलाओं से ही निकलता है। और एक हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रेगनेंसी के समय महिलाओं के शरीर से स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो आप एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन को याद रखेंगे। रिलैक्सिन करता क्या है? तो गर्भ अवस्था जब समाप्त हो रही होती है उस समय रिलैक्सिन नामक हार्मोन निकलकर मांसपेशियों को शिथिल करके बच्चे के जन्म को आसान बनाता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? तो एस्ट्रोजन दोस्तों जो महिलाओं में पीरियड्स आते हैं उनका नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? देखिए यहाँ पे ऐच्छिक गतियों की बात की है, ऐच्छिक गतियों की जो हम अपनी इच्छा अनुसार गति करते हैं। तो सेरिब्रम याद कर लीजिए दोस्तों, मस्तिष्क का पार्ट है सेरिब्रम। ठीक है ना। सेरिब्रम को दोस्तों आप किस नाम से और जानते हैं? तो आप प्रमस्तिष्क भी कहते हैं सेरिब्रम को, तो आप प्रमस्तिष्क याद कर लीजिए। ठीक है, या आप सेरिब्रम याद कर लीजिए। चलिए अगला,
शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस में। शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में, ठीक है। और हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। आपकी मास्टर ग्लैंड कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है दोस्तों, ठीक है। पीयूष ग्रंथि बाकी की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ओके, चलिए। अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है? आंसर लगाएंगे कूटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों? टाइलिन। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे श्वासोच्छवास, श्वासोच्छवास। ओके। नेक्स्ट, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आंसर लगाएंगे ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आंसर क्या होगा? ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में जाता है, कोशिकाओं में पहुंचता है? तो आंसर लगाएंगे विसरण। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों? विसरण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या कहलाती है, क्या होती है? तो आंसर होगा विघटन। क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों आप? विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप तो सुक्रोज। ओके। और सुक्रोज कैसी सैकेराइड है? अगर मैं आपसे पूछूं सुक्रोज क्या है, तो एक कार्बोहाइड्रेट है, आप तुरंत बता देंगे। अब कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, आप जानते हैं। कौन कौन सी? मोनो, डाई और पॉली। मोनो, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये 3 टाइप में, ये जो 3 टाइप आप देख रहे हैं, इसमें से जो सुक्रोज है ये किसका पार्ट है? तो दोस्तों सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड का पार्ट है। किसका पार्ट है? डाइसैकेराइड। सुक्रोज डाइसैकेराइड होती है। और डाइसैकेराइड क्या होते हैं दोस्तों? मोनोसैकेराइड के जब 2 अणुओं का मेल होता है तो डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। बहुत ध्यान से, सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। और डाइसैकेराइड क्या होते हैं? जब मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं का मेल होता है तब डाइसैकेराइड बनते हैं, ठीक है। और कौन कौन से चीजें आती हैं डाइसैकेराइड के अंतर्गत? तो आप केवल एक ट्रिक याद रखिए दोस्तों, आप याद रखिए सुमाला। क्या याद रखेंगे? सुमाला दीदी। क्या याद रखेंगे दोस्तों? सुमाला दीदी। तो यहाँ से आप देखिए सुक्रोज, सु से सुक्रोज हो गया, मा से माल्टोज, ला से लैक्टोज, और डी से आपका डाइसैकेराइड हो गया। तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आपके क्या है? डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80, मतलब कि जो आपका लोवेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 80, और जो आपका हाईएस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 120, ना इससे ज़्यादा ना ही इससे कम। ओके, चलिए। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर। सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर। देन पाया मैटर, पाया मैटर, ठीक है। देन देखिए ड्यूरा मैटर पहले हो गया, फिर पाया मैटर हो जाएगा, फिर आपकी हो जाएगी एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड, ठीक है। ये होती है 3 लेयर जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है बाहरी आघातों से, ठीक है दोस्तों। इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहते हैं एस एच एफ, ठीक है। ये फ्लूइड भरा होता है एस एच एफ। अब इसका एस एच एफ जो फ्लूइड है, इसका मुख्य काम क्या है? तो बाहरी आघातों से बचाना। आप ध्यान दिए होंगे जैसे सॉकर होता है गाड़ियों का, तो सॉकर में क्या होता है? अंदर तेल भरा होता है, ठीक है ना, जिसे आप सॉकर ऑयल कहते हैं। तो उस तेल का क्या काम है? जब भी फोर्स लगे तो वो तेल क्या करता है? उसको सब दिशाओं में बराबर इक्वल कर देता है, इक्वल बांट देता है, ठीक है। उसी प्रकार से एसएचएफ का भी काम है कि हमारे मस्तिष्क पे जब किसी एक स्थान पर चोट लगती है तो वह उस चोट के फोर्स को बांट देता है, जिससे कि हमें चोट का असर कम प्रतीत होता है। क्लियर? और सुन लीजिए दोस्तों, एक लेयर और होती है यहीं पे, जिसको कहते हैं आप मेनिंजस लेयर। मेनिंजस लेयर में कोई भी दिक्कत अगर होती है तो एक बीमारी हो सकती है मेनिंजाइटिस।
जो कि विषाणु जनित बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन? तो देखिए धारणेन्द्रिय पाली, धारणेन्द्रिय पाली नियंत्रित करती है। नेक्स्ट, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम। पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा सेरिब्रम होता है, ये भी आप याद रखिए। ठीक है ना। सेरिब्रम को अगर हम बांटें तो फ्रंटल पाली, ठीक, पैराइटल पाली, ठीक है ना, फ्रंटल, पैराइटल पाली, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ये 4 भागों में बटेगा। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और आपका हो जाएगा टेम्पोरल। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे आप। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? एक प्रकार का एंजाइम है। गोबर छता किसके अंतर्गत आता है? आंसर होगा मृत जीवी। गोबर छता मृत जीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03%, 0.03% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। नेक्स्ट, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? आंसर होगा सियोकाइटस। छाया में जो पौधे पनपते हैं उन्हें कहते हैं हम सियोकाइटस। मतलब छाया में पौधे जो पनपते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सियोकाइटस कहेंगे। मुख्य श्वसन अंग जानते हैं फेफड़ा होता है। ठीक है ना। फेफड़े की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कहते हैं हम क्या? एल्विलॉय। क्या कहते हैं? एल्विलॉय। ठीक है ना। बात समझे? ये होता है वायु कूपिकाएं। एल्विलॉय माने क्या होता है दोस्तों? वायु कूपिकाएं, जिसमें वायु भरी होती है। ठीक है ना, वायु कूपिकाएं। अब कई सारी एल्विलॉय अगर मिल जाएगी तब क्या कहलाएगी? तो आप कहेंगे ब्रोंकाई। क्या कहलाएगी दोस्तों? ब्रोंकाई। मतलब एल्विलॉय का गुच्छा, वायु कूपिकाओं का गुच्छा। ठीक। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, मनुष्यों में उत्सर्जी पदार्थ, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। मनुष्यों की बात करें तो वह है यूरिया। ठीक है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र होते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। नेक्स्ट, फेफड़ों का आकार होता है शंक्वाकार होता है। फेफड़ों का आकार कैसा होता है? तो आंसर लगाइए शंक्वाकार होता है, शंकु के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर होगा उपचयन। उपचयन। नेक्स्ट, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया है? बेलिस एंड स्टर्लिंग। बेलिस एंड स्टर्लिंग। स्टर्लिंग का नाम आपने कई बार सुना होगा। यहाँ पे बात कर रहा है हार्मोन की। हार्मोन को आप कैसे याद रखेंगे? तो आप कहेंगे बी एंड एस। बी एंड एस। बी से हो गया बेलिस, एस से हो गया स्टर्लिंग। ओके। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने, सर जोहान्स मेंडल ने। ठीक है। पृथक्करण का नियम सर जोहान्स मेंडल ने दिया था। मेंडल ने दिया था। ओके। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेंस ने। लैमार्क और ट्रेविरेंस ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक का नाम बताइए। अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। आप जानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवालों का अध्ययन है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में सेंड करिए मुझे आप कि माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? आप जल्दी से बताइए मुझे, माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी शैवालों का, तो माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फटाफट से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर होगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। डेंड्रोलॉजी का अध्ययन झाड़ियों के अध्ययन से है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ओके।
साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सा से साबूदाना और सा से साइकस आप याद रखेंगे। ठीक है, साबूदाना किससे बनाते हैं? साइकस से बनाते हैं। साबूदाना हम किससे बनाते हैं? तो आंसर होगा साइकस से बनाते हैं। विषाणु वृद्धि करता है किसमें? जीवित कोशिकाओं में। विषाणु किसमें वृद्धि करता है? तो आंसर होगा आपका जीवित कोशिकाओं में वृद्धि कर देता है। किसे वर्गिकी का पिता कहा जाता है? लीनियस। वर्गिकी के पिता का नाम क्या है दोस्तों? लीनियस। वर्गिकी के पिता का नाम क्या है? लीनियस। ओके। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गिकी कहलाता है और वर्गिकी के जनक कौन है? लीनियस हैं। ठीक है ना। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? भूमि का अध्ययन है। पेडोलॉजी भूमि का अध्ययन है। एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो घासों का अध्ययन है। एग्रेस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो घासों का अध्ययन है। ठीक है ना। और भूमि का अध्ययन हमने बताया था आपको अभी, पेडोलॉजी। ओके। चलिए, स्पर्मोलॉजी बीज का अध्ययन है। स्पर्म की मतलब ही होता है बीज। स्पर्म माने क्या होता है? बीज। ठीक है ना। तो स्पर्मोलॉजी का मतलब हो जाएगा आपका बीज से। ठीक है ना। वनस्पति संवर्धन से संबंधित शाखा हार्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा हार्टिकल्चर होती है। बसे छोटा जीव है। बसे छोटा जीव है माइक्रोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ओके। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं किसमें? जीवाणुओं में। ठीक है दोस्तों। एंटीबायोटिक किसमें पाए जाते हैं? अधिकांशतः जीवाणुओं में पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स किसमें पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा जीवाणुओं में पाए जाते हैं। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एसररीसिया कोलाई। नाम याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एसररीसिया। एसररीसिया। ठीक है, एसररीसिया कोलाई। कोलाई। आप इसको याद कर सकते हैं कैसे? बताता हूँ आपको। देखिए, मानव की आंत, आंत के 3 भाग होते हैं। आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो आप कहेंगे सीकम। ठीक है। नेक्स्ट वन कोलम। कोलम। नेक्स्ट वन आपका हो जाएगा रेक्टम। क्या? रेक्टम। ठीक है ना। तो कोलम, सीकम, कोलम, रेक्टम। तो कोलम से आप कोलाई को अगर थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एसररीसिया कोलाई। एसररीसिया कोलाई। ओके। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गोलाणु कहलाते हैं। गोलाणु कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, फिजिक्स का है, जल्दी से बताइएगा आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि यदि हम जल में हवा के बुलबुलों को देखते हैं तो वह हवा के बुलबुले किस लेंस की भांति कार्य करेंगे? फटाफट से अपना आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी। जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं, अनावृत बीजी कहलाते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं पुष्प नहीं बनते हैं, अनावृत बीजी कहलाते हैं। जीवाणुओं की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है। जीवाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बहुत ध्यान से बताना है, इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज था, जो इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज था उसके खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज के खोजकर्ता कौन थे? फटाफट से आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, एनोड, एनोड किरणों की खोज किसने की? इसका भी आंसर आप मुझे बताएंगे। एनोड किरणों की खोज किसने की? ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आप बताएंगे कि कैथोड किरणों की खोज किसने की? कैथोड किरणों की खोज किसने की? ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन आप फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक लीनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक लीनियस। और अभी आपने पढ़ा था कि जीवाणु के खोजकर्ता का नाम ल्यूवेनहॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? तो आंसर लीनियस लगा दीजिएगा। अब पूछा जा रहा है आपसे, सबसे पहले भैया विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। देखिए दोस्तों, ये जो कुछ खोजकर्ता के नाम हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोजकर्ता इवानोव्स्की। ओके। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज की थी, विकास किया था या खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी।
फिर से सुन लीजिए दोस्तों कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो आंसर आप लगाएंगे एडवर्ड जेनर ने की थी। ओके नेक्स्ट, दूध को दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। दूध से दही जमना लैक्टिक एसिड के कारण आप जानते हैं, और किसके कारण, तो लैक्टोबैसिलस के कारण। दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक, टिक्का रोग किसमें होता है, मूंगफली का टिक्का रोग आप जानते हैं, मूंगफली का टिक्का रोग। ऐसे आप टिक्का रोग मूंगफली ऐसे मत पढ़ा कीजिए, पढ़ा कीजिए मूंगफली का टिक्का रोग, ठीक है ना। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग, आतसक या फिर आप उसे एड्स कह सकते हैं, ठीक है। एड्स, एड्स की फुल फॉर्म, एड्स की फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम, ठीक है, डिजीज और सिंड्रोम, सिंड्रोम, ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो आंसर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैमिनेरिया। लैमिनेरिया किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, आंसर लगा देंगे लैमिनेरिया। नेक्स्ट, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति से होता है, शैवालों की उपस्थिति से होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, शैवाल। ओके, केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से, ठीक है दोस्तों, केल्प किससे प्राप्त होता है, समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आंसर आप लगाएंगे सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आंसर लगाएंगे सेलुलोज की। ओके नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो विषाणु। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। खसरा विषाणु के कारण होता है, खसरा भी आपका, ठीक है ना, खसरा भी विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट, सार्स अब जानते हैं विषाणु जनित रोग है, ठीक है ना। कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, तो हाइड्रोफोबिया, क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया, या फिर उसे आप रेबीज भी कहते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया विषाणु जनित रोग है, जानते रहिए। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, परमेलिया से। परमेलिया से, मिर्गी की औषधि परमेलिया से, किस लाइकेन से प्राप्त होती है, परमेलिया से, ठीक है। पहले तो आपको याद ये रखना है कि मिर्गी की औषधि क्या होती है, तो एक प्रकार का लाइकेन होती है, क्या होती है दोस्तों, लाइकेन होती है एक प्रकार का, और उस लाइकेन का क्या नाम है, तो आप कहेंगे परमेलिया। ओके दोस्तों, इतनी बातें याद हो गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं, तो याद कर लीजिए एंडोकार्पन। एंडोकार्पन, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो एंडोकार्पन, ठीक है ना। खाली चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन सेक्सीकोल्स कहलाती हैं। खाली चट्टान पर उगने वाली लाइकेन्स क्या कहलाती हैं, सेक्सीकोल्स, सेक्सीकोल्स कहलाती हैं। अगर गोबर पर कवक उग रहा है तो उसे आप कहते हैं कैप्रोफिलस। कैप्रोफिलस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चट्टानों पर, जो इसके पहले एक क्वेश्चन आया था आपका, खाली चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन सेक्सीकेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्सीकेल्स, ठीक है। जापान में लोग किस लाइकेन को खाते हैं, एंडोकार्पन, एंडोकार्पन, ठीक है ना दोस्तों, ये आप याद करना पड़ेगा। गोबर पर उगने वाला कवक, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोबर पर उगने वाला कवक, लगाएंगे कैप्रोफिलस, कैप्रोफिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक, कॉर्टिकोलस, याद रखिएगा, वृक्षों की छालों पर तो कहेंगे कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस, ठीक है, वृक्षों की छालों पर कॉर्टिकोलस। गोबर पर तो कहेंगे कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस, ठीक है, कोप्रोफिलस। ओके नेक्स्ट, सभी कवक सदैव होते हैं क्या, विविध पोषी, विविध पोषी होते हैं, ठीक है ना, सब कवक क्या होते हैं, विविध पोषी होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति सेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज कह लीजिए, सेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी। अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इसका आंसर सही लगाया होगा, और अब आपके सामने उसका उत्तर प्रस्तुत है कि माइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो कवकों का अध्ययन है। ओके नेक्स्ट, मूलांकुर से जड़ विकसित होने वाली जड़ें, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें तो क्या कहलाती हैं, मूसला जड़ें।
मूलांकुर से मूसला जड़ें, ठीक है ना। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक मूल, ठीक है। दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक होता है आपका अपस्थानिक, आपका एक कहीं से भी पैदा हो जाए तो क्या कहलाएगा, अपस्थानिक, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, मूलांकुर से निकलती हैं, उन्हें कहते हैं मूसला, मूसला जड़ें, ठीक है ना। चलिए अगला, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक। बैक्टीरिया से चेचक भी आपका फैलता है। अगला, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है, तो राइबोसोम के द्वारा। राइबोसोम को क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है ना। राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, शैवालों का संवर्धन किया जाता है, ठीक है। अध्ययन किसके द्वारा होता है, तो फाइकोलॉजी, अध्ययन फाइकोलॉजी, अध्ययन फाइकोलॉजी। आपसे यहाँ पर पूछा है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिल्वीकल्चर का वर्णन होता है, तो शैवालों के संवर्धन का, ठीक है ना। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे होते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है टेरिडोफाइटा में, सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है टेरिडोफाइटस में, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, टेरिडोफाइटस में, ठीक है। चलिए आगे, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला। तो एजोला है क्या वास्तविकता में, एक जलीय पौधा है जिसे आप जलीय फर्न भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई, टेरिडोफाइटस में, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई, टेरिडोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में। श्वसन मूल मिलती है, श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवस्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में, अवस्तंभ मूल गन्ने में पाई जाती है। जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर, जड़ें कौन से विकसित होती हैं, मूलांकुर, ठीक है ना। गाजर है एक प्रकार की जड़, गाजर क्या है दोस्तों, एक प्रकार की जड़ है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ कहलाती है स्तंभ मूल। बरगद के पेड़ से देखते होंगे आप, एक मोटी लता लटकती रहती है, उसे कहते हैं हम लोग स्तंभ मूल। गाजर क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार की जड़ है। मूली क्या है, जड़ है, ठीक है ना। आलू क्या है, तना है, ठीक है दोस्तों। आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है, तना होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो फटाफट से दोस्तों जल्दी से शेयर करेंगे आप, और फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।